Hello students, welcome to the new lecture series of rotational motion. So आज से हम लोग एक नया lecture series start करेंगे, ओके? It is rotational motion और इसको हम बोल सकते हैं rigid body dynamics भी। तो यहाँ पे हर वर्ड का एक मतलब होता है, ओके? हर वर्ड का एक मतलब होता है। मतलब पहला rigid body को अगर मैं डिफाइन करूँ, what do you mean by rigid body? ओके? अगर मैं rigid body को यहाँ पे डिफाइन करूँ, so let's say एक सिस्टम है हमारे पास, कोई भी एक बॉडी है, एक लकड़ी का प्लेट ही है, कुछ भी, ओके? इसके कोई दो पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स से पॉइंट ए एंड बी। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। मींस इंटरनल पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट चेंज। मींस ए बी इज ऑलवेज कांस्टेंट। कहीं पे भी मैं दो पॉइंट्स उठा लूं, उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। ओके, लाइक एक रॉड आप यूज करते हो, एक सिलेंडर यूज करते हो, ऑल आर रिजिड बॉडीज। ओके, तो अगर दो पार्टिकल्स के बीच का, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी के करस्पॉन्डिंग अब मोशंस हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि रिजिड बॉडी तो हमारे पास है, इस कितनी तरह की मोशन, किस किस तरह की मोशंस को परफॉर्म कर सकती है, और हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा मोशन है ये। ओके, तो एक पहला मोशन अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो दिस इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, पहला मोशन अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ तो ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? देखिए, यही बॉडी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, सेम बॉडी। ओके, सेम बॉडी विथ पॉइंट ए एंड बी। ओके, अगर पॉइंट ए एंड बी हमेशा एक लाइन में मूव करे, मीन्स मैं इसके बाद ये जस्ट दूसरी इसी बॉडी को मैं आगे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ओके, ये रहा, मैं और आगे भी ट्रांसलेट कर देता हूँ इसी बॉडी को, ये रहा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये ए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये लाइन क्या भी होती है, पर बी बिल्कुल इसके पैरेलली मूव कर रहा है। ओके, एक स्ट्रेट लाइन में, लाइन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये कहलाएगा ट्रांसलेशनल मोशन। इफ द लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग द मोशन। ओके, या फिर आप इससे भी देख सकते हो कि ये एक लाइन हो गया, इसके जस्ट पैरेलली दूसरा लाइन हो गया, फिर इसके जस्ट पैरेलल दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, तो इस ये लाइन अपने आप के पैरेलल ही लगभग होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन ए पॉइंट का लाइन जो है वो बी पॉइंट के पैरेलल होना चाहिए ये। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस जहां पे भी आती हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ये मोशन और भी तरीके से हो सकता है। ओके, लेट्स से ये था, ये मूव करके यहाँ गया, पर ये मूवमेंट ऐसे ना हो कि कुछ इस तरह से हुआ, कुछ इस तरह से मूवमेंट हुआ। ओके, लेट्स से, तो अभी भी ये फाइनली पैरेलल ही है। एक फाइनली भी अगर आप देखो तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, पर इनका जो मोशन था वो डिफरेंट है। ओके, इनका मोशन एक दोनों के पैरेलल पे मोशन नहीं हुआ, ये मोशन कुछ कर्वी लीनियर मोशन की तरह हुआ, तो दिस इज कॉल्ड कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। Okay, if the motion of all particles in straight line, then it's called rectilinear or translational motion. If the points joining are parallel to each other but not form a straight line, okay, इस बात कर देंगे, points are the line points joining are parallel to each other but the motion is not a straight line, then it is called a curvilinear translational motion. And if the motion is also a straight line, then it is known as a rectilinear or translational motion. Okay, ये दो definitions हैं यहाँ पे। एक और definition मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, that is rotational motion. कब बोलेंगे कि रोटेशनल मोशन हो रहा है? ओके, रोटेशनल मोशन कब बोलेंगे? ओके, लेट्स से एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से कोई एक रिजिड बॉडी अटकाया गया, लटका गया, ठीक है? तो कोई भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे अगर ले लूं, कोई भी एक पॉइंट, लेट्स से दिस सेंटर था, लेट्स से एक पॉइंट मैंने ए यहाँ पे सेलेक्ट किया। ओके, एक पॉइंट ए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब जब भी ये बॉडी मूव करे तो इस बॉडी का हर एक पॉइंट एक सर्कल फॉर्म करे। ओके, हर एक पॉइंट एक सर्कल पाथ फॉर्म करना चाहिए। मतलब अगर ये बॉडी इस तरह से मूव करके कुछ यहां तक चली जाए, तो ये लाइन इसका, ये लाइन इसका, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ हो जाएगा। अगर ये ऐसे यहाँ चला जाता है, ये पॉइंट समथिंग यहाँ जाएगा। तो अगर मैं इस पूरे को एक बार रोटेट करूं तो ये पॉइंट एक सर्कल फॉर्म करेगा।
ओके, सिमिलरली अगर मैं बी पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो बी पॉइंट एक दूसरा सर्कल यहाँ पे ऐसे फॉर्म करेगा। तो उस बॉडी का अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है जिसका हर एक पॉइंट एक सर्कल फॉर्म करता हो मोशन में, दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, मींस इन विच आर पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो फिक्स्ड पॉइंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो सी पॉइंट है दिस इज फिक्स्ड, राइट, सी पॉइंट फिक्स्ड है। अब ये एक सर्कल फॉर्म करेंगे, ढेर सारे सर्कल, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हजारों करोड़ों पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स एक सर्कुलर मोशन करेंगे और अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। इस बात को इंपॉर्टेंट रखिए, एक फिक्स्ड पॉइंट। तो कंडीशंस क्या है, दो कंडीशंस है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहिए हर एक पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट परफॉर्म करना चाहिए। ओके, ये दो प्रॉपर्टीज हैं सर्कुलर मोशन की, सॉरी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन भी आप बोल सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद आता है प्लेनर मोशन। ओके, प्लेनर मोशन, भाई प्लेनर मोशन कैसे डिफाइन होता है? प्लेनर मोशन सिंपली बोलता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों हो रहा हो। ओके, जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्लेनर मोशन। अभी आप देखिए, एक बॉडी है ये, ठीक है, ये रिवॉल्व हो रहा है, तो रिवॉल्व होते हुए ये बॉडी कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, और इसका जो सेंटर होगा वो तो वही रहेगा। मतलब इसे ये बी पॉइंट अगर है तो यहाँ पे इसका बी पॉइंट अगर है तो कुछ देर बाद रोटेट करके बी पॉइंट कहीं यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या ट्रांसलेशनल रोटेशनल, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो देखिए इस ये ट्रांसलेट करके यहाँ पहुंचा, और पॉइंट बी ये रोटेट करके एक सर्कल फॉर्म किया। ओके, तो दो चीजें हुई यहाँ पे, एक तो पॉइंट ए ट्रांसलेट करके यहाँ पहुंच गया, ये देखिए, और दूसरा बी पॉइंट जो यहाँ था वो रोटेट करके यहाँ कहीं पहुंच गया। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों चीजें हो रही हैं। ओके, तो ऐसे मोशंस को हम लोग बोलते हैं प्लेनर मोशंस। ओके, कंप्लीटली प्लेनर मोशन जिसमें ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों हो रहा हो। ओके, तो अभी हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट देने वाले हैं रोटेशनल मोशन का। ओके, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में कई सारे पैरामीटर्स हम लोग देखेंगे। तो अभी हमारा मेन टॉपिक है रोटेशनल मोशन, ये थे टाइप्स ऑफ मोशन और कैसे आप उन मोशंस को डिटेक्ट कर सकते हो, रोटेशनल मोशन। ओके, तो अभी देखिए, सबसे पहले रोटेशनल मोशन को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि एक पॉइंट के अबाउट जितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं सारे एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो। ओके, मींस ए पॉइंट हो गया, इसी एक्सिस के अबाउट इस रॉड के, एक कोई रॉड लेता हूँ, सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, फिक्स पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिफरेंट शो कर देता हूँ, लेट्स सी ये फिक्स पॉइंट आपका हो गया। अब इस पॉइंट के अबाउट जितने पॉइंट्स है सारे के सारे एक सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म कर रहे हो तो मैं बोलूंगा इसे रोटेशनल मोशन, सिंपल यही डिफिनेशन हो सकता है। ओके, ऑल इंटरनल पार्टिकल्स विल फॉलो अ सर्कुलर मोशन, और इसलिए ये जरूरी भी नहीं है कि ये कंप्लीटली पाइवोटेड हो ही, ठीक है, नॉट कंपल्सरी पाइवोट इज प्रेजेंट, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो जैसे पाइवोशन नहीं भी हो। जैसे आपने ये प्लेनर मोशन देखा, यहाँ पे एक पाइवोटेड नहीं है एक जगह पे, फिर भी यहाँ पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक रोटेशनल मोशन यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि पाइवोटेड हो, पर ओके। ओके, तो पहली चीज, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, सबसे पहले रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास हम देखते हैं। लेट्स से एक बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास ही होगा, तो ये रोटेट करेगा इसी के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन होगा इसका। ओके, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एक रोटेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इन दिस केस बॉडी कंप्लीटली पिवोटेड नहीं होता है, बिल्कुल पिवोटेड नहीं है, ठीक है, हम बस एक इंपल्स देते हैं उसको और वो बॉडी सर्कुलर मोशन करने लगता है अबाउट सेंटर ऑफ मास के, ठीक है, कहीं पे पिवोटेड नहीं है। आपने वो गेम्स खेला होगा जरूर, जो एक पेन यहाँ पे होता है दूसरा पेन यहाँ पे होता है, तो वी हैव टू हिट द पेन, और ये पेन एक रोटेशनल मोशन करता हुआ ऐसे जाता है, इसको ऐसे हिट कर देता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये गेम्स बचपन में बहुत खेली जाती हैं। तो या फिर आप इसको यहाँ पे हिट करोगे तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन फॉलो करता हुआ यहाँ पे आके इसको हिट करेगा। ओके, सो दीज आर सिंपल सेंटर ऑफ मास रोटेशन। यहाँ पे जरूरी नहीं होती कि हमारी बॉडी पाइवोटेड हो, एक सिंपल सा इम्पल्स ही, एक सिंपल सा इम्पल्स मैंने यहाँ पे क्या दिया, एक सिंपल सा इम्पल्स यहाँ पे प्रोड्यूस कराया मैंने, और वो इम्पल्स ने एक रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कराया, साथ में एक ट्रांसलेशनल भी हुआ, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ रोटेशनल से, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ओके, अभी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहिए, व्हाट इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे
आपका एक बॉडी है, यहाँ पे पाइवोट है, ये आपकी बॉडी हो गई। ओके, इसने रोटेट किया, लेट्स से इसने रोटेट किया, तो रोटेट करके कुछ यहाँ पहुंच गया, थीटा एंगल तक रोटेट किया। ओके, अभी अगर आप देखें तो ये कुछ रोटेट करता हुआ एक पॉइंट यहाँ गया होगा, दूसरा पॉइंट ऐसे रोटेट करता हुआ कुछ ऐसे गया होगा, तीसरा पॉइंट ऐसे रोटेट करता हुआ कुछ ऐसे गया होगा, ऐसे ही सिमिलरली चौथा पॉइंट भी रोटेट करता हुआ कुछ ऐसे गया होगा। ये कंडीशन हुआ होगा। हाँ, ये आपका आर्क लेंथ है। ओके, दिस इज योर एस आर्क लेंथ। ओके, थीटा है यहाँ पे, आर्क लेंथ है, और रेडियस इसका कुछ आर होगा, लेट्स से। जब ट्रांसलेशनल की हम लोग बात करते हैं तो देखो दो तरह के मोशंस की हम लोग जनरली बात करते हैं। ओके, जब हम लोग ट्रांसलेशनल की बात करते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल मोशन की बात होगी और दूसरा रोटेशनल की। ओके, तो देखिएगा अभी ट्रांसलेशन में हम लोग थीटा सॉरी एस डिफाइन करते हैं, विच इज डिस्टेंस। रोटेशनल में क्या दिखाएंगे? थीटा, विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एस यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी में वेलोसिटी वी यूज करते हैं। ओके, ट्रांसलेशन में यहाँ पे हम लोग ओमेगा यूज करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन में ए यूज करते हैं, विच इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पे अल्फा यूज करेंगे, विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे फोर्स यूज करते हैं, यहाँ पे टॉर्क यूज करेंगे, टाउ। यहाँ पे F इजिकल टू एम ए यूज करेंगे, तो यहाँ पे F इजिकल टू आई अल्फा यूज करेंगे। यहाँ पे I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मोमेंटम यूज करते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे, लेट्स से एंगुलर मोमेंटम मैं J से डिफाइन कर देता हूँ। ओके, तो इनके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलाज होते हैं, हर एक फॉर्मूला इनके करस्पॉन्डिंग। ओके, अब जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग टर्म्स, वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी, एंगल के करस्पॉन्डिंग एस के करस्पॉन्डिंग थीटा, थीटा के करस्पॉन्डिंग अल्फा, एफ के करस्पॉन्डिंग टाउ। और ये सिंपल इसलिए है इस फॉर्म में क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रिलेशंस पे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इन सभी चीजों को मैं अगर यहाँ इंट्रोड्यूस करूँ तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू ये कोरिलेशन अगर आपको याद रहा तो आप सही फॉर्मूले को आपस में कोरिलेट कर सकते हो। थीटा, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, tangential acceleration, centripetal acceleration, alpha, net acceleration, all the things. Okay, अब देखिए कैसे ये काम करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये था एक बॉडी जिसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। ओके, यहाँ से इसने पाइवोट हुआ, ये थीटा एंगल पे गया, ये इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। और हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकलती है? टेंजेंट टू द सरफेस। हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकलेगी? टेंजेंट। ओके, तो आपको पता है ये एस इज द लेट्स से आर्क लेंथ, आर इज द रेडियस। तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो थीटा इज इक्वल टू रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये बिल्कुल आपको पता है, जहाँ पे थीटा किस में होगा? रेडियंस में। ओके, थीटा होगा रेडियंस में, और इसका डायरेक्शन थीटा इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकालेंगे। ओके, उसके बाद जैसे अगर हमको डिस्टेंस पता होता है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलता है ds बाई dt, या डेल एस बाई डेल टी हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस ओमेगा कैसे निकलेगा? दिस इज एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, या डेल थीटा बाई डेल टी, लिमिट्स के साथ। मैं लिमिट्स यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, दैट इज फाइन। ओके, अब आप देखिए इसकी यूनिट क्या होगी। थीटा की यूनिट क्या होती है?
ओके, यूनिट ओमेगा की यूनिट क्या होगी? रोटेशन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ये हो जाएगी ओमेगा की यूनिट। ओके क्लियर? तो इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, जो जिसका वैल्यू ऑल्सो हम लोग डायरेक्शन हम लोग नाइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। ओके, अब देखिए इसके और भी रिलेशन हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए v इज इक्वल टू होता है ds बाई डी टी। एस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर थीटा। ओके, आर इज अ कांस्टेंट, आर बाहर चला गया, दिस इज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहला रिलेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक रिलेशन तो आपने पढ़ा, ये थीटा इज इक्वल टू सॉरी एस इज इक्वल टू आर थीटा, दैट इज फाइन। दूसरा रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, तो यहाँ पे आप, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन करूं, आपको समझाऊं, तो ये कुछ इस तरह से है कि वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट। ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया r1 डिस्टेंस पे, यहाँ एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने r2 डिस्टेंस पे। ओमेगा क्या होगा इसका? ये लेट्स से ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो अगर आप सॉरी, तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन, राइट? आउट ऑफ द प्लेन, तो आउट ऑफ द प्लेन विल बी लाइक दिस, दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, बाहर, बाहर के डायरेक्शन में। ओके, अगर अगर लेट्स यही सेम मोशन हो रहा होता, लेकिन सॉरी, लेकिन अगर हमारा बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर होती? इनसाइड प्लेन होता, ठीक है, इनसाइड प्लेन होता ओमेगा, राइट हैंड थंब रूल करस्पॉन्डिंग। ओके, तो अगर लेट्स से यहाँ पे r1 डिस्टेंस से पॉइंट ए है, r2 डिस्टेंस से पॉइंट बी है, तो आपको पता है वेलोसिटी होता है आर ओमेगा, और ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए कांस्टेंट होता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिए, ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर ऑल द सिस्टम। ओके, ओमेगा इज कांस्टेंट ऑल सिस्टम मींस सारे पार्टिकल्स, इस प्लेन पे जितने पार्टिकल है सबके लिए ओमेगा सेम है, और वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। तो v1 कितना आ जाएगा? r1 ओमेगा, और v2 कितना आ जाएगा? r2 ओमेगा। तो अगर मैं v1 बाई v2 करूं तो हो जाएगा r1 बाई r2। दिस इंप्लाइज v2 कितना हो जाएगा? v पॉइंट का कितना हो जाएगा? v1 r2 बाय r। Definitely R2 is larger than R1, तो V2 is greater than V1। तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखिए, अगले मैं बोल रहा हूँ ओमेगा इज अ कांस्टेंट। हम्म, यस, ओमेगा इज अ कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, और दूसरी बात, लीनियर टेंजेंट और टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ ये तो ऑब्वियसली मैंने बोल दिया कि हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, मतलब इस पॉइंट पे अलग होगी, अनलेस एंड अनटिल वो एक सिंगल सर्कल पे लाई आउट करे पूरा पॉइंट। पूरा पॉइंट अगर एक सिंगल सर्कल पे लाई आउट कर रहा है, लेट्स सी एक सिंगल सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो अगर सारे पॉइंट्स इस एक सिंगल सर्कल पे ही ड्रॉ कर लाई कर रहे हैं, तो दैट इज हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर सर्कल चेंज हुआ तो बात बदल जाती है। ओके, सो हमने ये रिलेशन क्या पढ़ा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन इसका अगर हम, अब मैंने बताया थंब रूल, लेकिन इसका अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा? वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, ये होता है फॉर्म। ओके, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर, अगर आप देखें कैसे, ये हो गया वेक्टर आर, और वेक्टर ओमेगा इसका कितना है? आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर किधर हो जाएगा अगर आप देखें तो? ये हो जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। सिमिलरली वेक्टर ओमेगा किधर है? वेक्टर आर किधर है? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो वेक्टर आर किधर है? ये हो गया वेक्टर आर, और ओमेगा किधर है? आउट ऑफ द प्लेन। ओके, तो अगर आप इसको ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर करें तो किधर जाएगा डायरेक्शन? नाउ इट इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, क्लियर? यप, ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, तो आप देखेंगे वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस। ओके, टेंजेंट है बिल्कुल। ओके, तो डायरेक्शंस मुझे लगता है क्लियर है। आर, वेक्टर ओमेगा, वेक्टर आर, सॉरी वेक्टर ई, सभी के डायरेक्शंस कॉमन।
तो ये जो वेलोसिटी हम यहाँ यूज कर रहे हैं एक्चुअली में टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है क्या? एक्चुअली में टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट एक छोटा सिंपल सा न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, बस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आपको फाइंड आउट करना है एंड रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर 3 मीटर दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड ओमेगा एंड ओमेगा टी vt सिंपल। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एट 2 सेकंड पे तुमको निकालना है। ओके, तो ये हो जाएगा 4t एट 2 सेकंड्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ओके। और टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू आर ओमेगा इज इक्वल टू आर कितना है 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। आंसर सिंपल। ओके। अब एक और बात, कोई भी मोशन होता है, अगर कोई भी मोशन होता है, ओके, तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। जैसे पहली बात, अगर आप एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म करते हो तो इस टोटल सर्कुलर मोशन में 2 पाई एंगल जो होता है या 2 पाई रेडियन जो होता है उसमें होता है 1 रेवोल्यूशन। इसका मतलब 1 रेडियन में कितना रेवोल्यूशन होगा? 1 बाय 2 पाई रेवोल्यूशन होगा। 1 रेड में 1 बाय 2 पाई रेवोल्यूशन होगा। इसका मतलब थीटा रेडियन में थीटा बाय 2 पाई रेवोल्यूशन होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक्चुअली न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। ओके। अब अभी हमने v और r के बीच का एक रिलेशन देख लिया। ओके, कैसे वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे से रिलेटेड है, इस तरह से रिलेटेड है। अभी हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। एक्सेलरेशन कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, कितने टाइप के एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, ये वीडियो बेसिकली आपको बेसिक टर्म से इंट्रोड्यूस कराएगा। ओके, एंगुलर से बेसिक टर्म्स कंप्लीटली। ओके, तो एक्सेलरेशन जनरली क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी with respect to time. Yes, thus change in velocity with respect to, अब वेलोसिटी जितने तरीके से चेंज हो पाएगा उतने तरीके से एक्सेलरेशन हो सकता है। ओके, पहली चीज जो वेलोसिटी चेंज आपने पढ़ा वो, ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पहले एक वेलोसिटी चेंज है, लेट्स से यहाँ एक पॉइंट है। एक तरह का ये वेलोसिटी चेंज हो सकता है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन तो हमेशा बन रहा है। तो पहली वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। सो एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सो जब डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। ओके, इसे ऑल्सो हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बिकॉज ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है। तो अगर कोई बॉडी है यहाँ और ये ऐसे लगाई गई है और ये रिवॉल्व कर रहा है, बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, ओके टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन लगेगा, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज AC, AC, AC एंड AC। ओके, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो of direction of velocity actually, that is called centripetal acceleration. So direction of centripetal acceleration is always towards center, that is also fine. अगला क्या है? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कुछ केसेस लेंगे हम लोग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? हमने फोर्स लगा दिया। पहले तो हमारा सिस्टम जो था वो ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेट्स से ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था v वेलोसिटी से। अब हमने एक फोर्स लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। इस फोर्स को लगाने की वजह से यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
आ जाएगा। अब ये फोर्सेस हम लोग किधर भी लगा सकते हैं, या तो उसी सेम डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब ए टेंजेंशियल देन इन डायरेक्शन ऑफ बी टेंजेंशियल, ये एक केस वन ले सकते हैं हम लोग। ओके, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन द वेलोसिटी इंक्रीजेस। इस टर्म को याद रखिएगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, मतलब कि हम लोग उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये केस वन था। और अगर हम दूसरा कंडीशन लें, हम्म, अगर हम दूसरा कंडीशन ले, तो दूसरा कंडीशन मतलब क्या कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू वीटी, हमारा दूसरा कंडीशन है। अगर हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो कैसे, यही सेम मोशन हो रहा है यहाँ पे, ओके, वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अच्छा, इस कंडीशन में एटी किधर होगा, एटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। पर अगर मैं अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नाउ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, now when the velocity of particle and force is in opposite direction, as you can see in the figure, then the tangential acceleration is opposite in the direction of velocity. Okay, in this case the magnitude of velocity definitely decreases. Okay, the magnitude of the velocity start to decrease and after some time वो सिस्टम रुक जाएगा। तो दोनों कंडीशंस में आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग ऐसे पता करेंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फोर्स को डिफाइन करेगा। हाँ? तो अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है कोई, आप खुद सोचिए, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक बात फिक्स है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वहां पक्का होगा, बिकॉज ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज इन डायरेक्शन में की वजह से आ रहा है, और चेंज इन डायरेक्शन हर पॉइंट पे हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फिक्स है। पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। ओके, सो वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, इस बात को याद रखिएगा, वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स हियर एंड देयर। ओके, तभी वहां पे टेंशन एक्सलेशन आएगा। अब वो टेंशन एक्सलेशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लगा रहे हैं। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन पक्का ही होगा। ओके, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये दो टाइप के एक्सलेशन ठीक है हो गए हैं, लेकिन ये देखिए, ये पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पे ये रहा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके, ये रहा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का वो समथिंग कुछ यहाँ से जाएगा। दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अभी अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं डिफाइन करूं यहाँ पे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है। ओके, मैं इसको डिफाइन करता हूँ आपको, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद। ओके, पहले यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, ये आपका नेट एक्सेलरेशन, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की डिफिनेशन बोलूं तो सेम टर्मिनोलॉजी में लूंगा। ओके, सेम क्रोनोलॉजी में लूंगा, कैसे देखिएगा, जैसे ए कैसा होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ओके, सिमिलरली अल्फा कितना हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बाय डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, इसी तरह अल्फा इंस्टेंटेनियस अल्फा की अगर बात करूं तो हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, अभी अगर आपको एक रिलेशन में बताऊं, जैसे आपने पीछे पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसी तरह अल्फा और टेंजेंशियल में भी एक रिलेशन होता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, बिकॉज अल्फा इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो कैसे डायरेक्शन पता करेंगे ये भी बताते हैं, लेकिन कुछ केसेस की हम यहाँ पहले बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है इफ वेक्टर v इज कांस्टेंट, ओ इज कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हुआ तो डेफिनेटली टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बात की, कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है। ओके, बट एक्सेलरेशन ये जीरो नहीं होगा। ओके, ये बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। ये एक कंडीशन के बारे में बस मैं आपको बता रहा हूँ। ओके,
दूसरा अगर मैं और बातें करूं तो एक्सेलरेशन होता है जनरली डीवी बाई डी टी। ओके, v होता है d बाई डी टी ऑफ v होता है तुम्हारा r ओमेगा, r इज अ कांस्टेंट, इट विल बी d ओमेगा बाई डी टी, देन इट विल बी r अल्फा। तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। ओके, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। ओके, अगर अगर आप ये भी इस तरह से भी इसको देख सकते हो कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, ओके, तो v होता है आपका r ओमेगा, वेलोसिटी r इज ऑलरेडी कांस्टेंट, v इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, अल्फा हो गया जीरो, सॉरी ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा हो गया जीरो। अल्फा जीरो हो गया तो एक्सेलरेट टेंजेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, सॉरी आर अल्फा, ये भी जीरो हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्शन सिंपली, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा की डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा का तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम लोग ओमेगा में भी। अगर ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो ओमेगा इस डायरेक्शन में रिवोल्यूशन है तो ओमेगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा, और अगर इस डायरेक्शन में रिवोल्यूशन है तो ओमेगा इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से। पर अल्फा का कंडीशन थोड़ा सा अलग है। अगर बॉडी स्पीड अप करेगी, मींस केस अल्फा के लिए केस 1 अगर मैं लूं तो क्या होगा? अगर मैं केस 1 लेता हूं तो क्या होगा? इफ ओमेगा इंक्रीजेस, ओके, सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा आर सेम। मतलब लेट्स से ओमेगा इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा और अल्फा दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे। ओके, पर केस 2, इफ ओमेगा डिक्रीजेस, अगर ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो फिर इस कंडीशन में अगर लेट्स से ओमेगा ऊपर है, आउट ऑफ द प्लेन आउटसाइड है, तो अल्फा कितना हो जाएगा? इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। ओके, देखिए तो लेट्स से ये इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर दी जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर दी जा रही है। तो अगर अल्फा ओमेगा आउटसाइड प्लेन है तो अल्फा कितना हो जाएगा? इनसाइड प्लेन। तो डिपेंडिंग की स्पीड इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, सेम कॉन्सेप्ट ऐसे है जैसे ऊपर मैंने ये चीज बताई आपको। इस कंडीशन में अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और वीटी का डायरेक्शन, वीटी और एटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो वीटी और एटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। करेक्ट, सिमिलर कंडीशन, अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड इंक्रीज कर रहे हैं, तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये सिंपल सा तरीका है इसको सोचने का, समझने का। तो हमारे पास अब तक क्या आया? v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर। तो dv बाई dt कितना आ जाएगा? d ओमेगा बाई डी आर इंटू वेक्टर आर प्लस ओमेगा वेक्टर कॉस डी आर वेक्टर डी आर। ओके, d ओमेगा बाई dt, सॉरी मैंने यहाँ r लिख दिया, दिस इज विल बी t। तो dv बाई dt इज, व्हाट इज dv बाई dt इज नेट एक्सेलरेशन। और d ओमेगा बाई t क्या हो जाएगा? दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। d ओमेगा बाई t इज अल्फा, this is alpha cross vector r, which is tangential acceleration, and this is omega cross vector v, which is centripetal acceleration। तो यहां से आपको दो चीजें मिली। नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम जो मैंने वहां पे ऊपर ड्रॉ किया था, अगर आपको याद हो तो, दिस इज द थिंग, ये रहा आपका इनवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ होगा? दिस इज योर
नेट एक्सेलरेशन। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक और डेफिनेशन आप देख सकते हो, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, देन इट विल बी वी स्क्वायर बाई आर। ओके, यहाँ पे इसको आप इस तरह भी से डिफाइन कर सकते हो। ओके, सॉरी आर। ओके, ओमेगा वी दैट इज फाइन। 90 डिग्री थीटा अगर मैं यहाँ पे लूँ, और लूँ क्या, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो ये होगा, और जो ओमेगा होगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। ओके, तो साइन थीटा साइन 90 इज एग्जैक्टली 90। ओके, सो जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा वी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा इस चीज। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी तरह से डिफाइन होता है। तो अगर आपको मॉड निकालना हो ए नेट, तो ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ओके, सिंपली। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया एक्चुअली, जैसे ओमेगा की यूनिट मैंने क्या बताई थी, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ओके, वैसे अल्फा की भी यूनिट होती है, अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियल पर सेकेंड स्क्वायर, या रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। तो दिस इज यूनिट ऑफ अल्फा। ओके, तो अगर मुझे लगता है अगर मैं आपको एक थीटा दे दूं, तो उससे आप हर चीज निकाल सकते हो, अल्फा, ओमेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, एवरीथिंग यू कैन फाइंड। ओके, तो रिलेशन, जनरल रिलेशंस क्या है, मैं एक बात यहाँ पे चार्ट की तरह लिख देता हूँ। एक रिलेशन से लीनियर पार्ट यहाँ लिखूंगा मैं, दिस इज योर एंगुलर पार्ट, एंड एट लास्ट द रिलेशन। ओके, ये मेरा फ्लो चार्ट है। देखिए, सबसे पहले लीनियर पार्ट क्या था, एस, एंगुलर क्या था, थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ओके, लीनियर पार्ट है वी, एंगुलर पार्ट ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, लीनियर पार्ट है एक्सेलरेशन, एंगुलर पार्ट है अल्फा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, ये तीन रिलेशंस आए। वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर। ओके, तो ये रिलेशंस हो गए। ओके, अभी आप इन रिलेशंस को जैसे सिंपल सी, जिस तरह आप लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशंस किस तरह से होते हैं, तो ये इसमें किस तरह से कंपेरेबल है एक दूसरे से, कितना ज्यादा रिलेटेड है, कितना सिमिलर है, ये आपको भी पता चलेगा जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते हो। ओके, तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लीनियर के लिए क्या पढ़ते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लीनियर के लिए कैसे पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी। अगर मैं इसी को एंगुलर में लिखूंगा तो ये क्या लिखाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। ये दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, या एक पूरा पैरामीटर लिखता हूँ, s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप ये लिखते हो तो s की जगह में लिख हो जाएगा, s इज द डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे लिखते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इसको आप कैसे लिखोगे, v इज द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो इसको ओमेगा के फॉर्म में लिख दो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सम इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये हो गए आपके इक्वेशन ऑफ मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर टर्म्स एक्चुअली बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर इन एंगुलर टर्म। ओके, रिलेशंस बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो ds बाय dt, राइट, ओमेगा को डिफाइन करते हो d थीटा बाय dt, ठीक है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो dv बाय dt, अल्फा को डिफाइन करते हो d थीटा बाय dt, राइट। इसको और कैसे आप लिखते हैं, अल्फा को आप लिख सकते हो dv बाय ds इंटू ds बाय ds, सॉरी ds बाय dt। ओके, ds बाय dt, तो dv बाय ds इज फाइन, ds बाय dt इज वेलोसिटी, तो v ds बाय dt। आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, आप लिखते हो ऐसे ही। अल्फा को अगर मैं लिखूं d थीटा बाय dt इंटू डी थीटा बाय डी थीटा कर दूं, ओके, तो
sorry, not alpha is not d theta by dt, this is the omega by dt, d omega by dt, yes. Okay, so this is d omega by dt into d theta by dt. This will equal to d theta by dt is omega d omega by dt is equal to alpha. Perfect. ओके, तो हर एक ऑपरेशन जो आपने पहले परफॉर्म किया है वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे साथ में परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया बेसिक टर्मिनोलॉजीज, क्या कितना रिलेशन है लीनियर और एंगुलर पार्ट्स में। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, ये सारी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में आप जरूर डालें। ओके, और इसके साथ नेक्स्ट सेशन में हम लोग टॉर्क के बारे में और कुछ एग्जांपल्स को लेकर ट्राई करेंगे कि इसको बेटर तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।